दोस्तों आज हम आपको आईपीएस बनने के लिए एडवांस में नॉलेज बताएंगे जो कि आईपीएस बनने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आईपीएस में जल्दी से सिलेक्शन हो इसके लिए आईपीएस के स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी शारीरिक योग्यताएं कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वजन कितनी होनी चाहिए, आंखों की रोशनी कितनी होनी चाहिए या फिर सीने की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये सब हम आपको बताते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम क्रैक करके आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी कुछ शारीरिक योग्यता यानी कि पर्सनालिटी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट पर्सनालिटी टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं वही आईपीएस बनते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि भारतीय पुलिस अधिकारी। आईपीएस ऑफिसर बनना देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। एक आईपीएस ऑफिसर अपने करियर में राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर काम करता है। आईपीएस ऑफिसर अपने करियर में राज्य पुलिस सेवा के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों और साथ ही साथ आईबी जैसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ भी बन सकते हैं। अब इसके बाद आईपीएस बनने वाले स्टूडेंट के लिए लंबाई की बात करते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जनरल कैटेगरी के पुरुषों की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि पुरुष कैंडिडेट एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसकी लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि जनरल कैटेगरी की महिलाओं की लंबाई कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग की महिलाओं की लंबाई कम से कम 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आंखों की रोशनी की बात करते हैं तो आंखों की रोशनी सभी वर्ग के उम्मीदवारों की आंखों की रोशनी 6/6 या फिर 6/9 होना जरूरी है। कमजोर आंखों के विजन के लिए 6/12 या फिर 6/9 होना चाहिए। अब इसके बाद चेस्ट की लंबाई की बात करते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की चेस्ट की लंबाई 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं की चेस्ट की लंबाई 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब कैंडिडेट की पर्सनालिटी टेस्ट होती है उस समय पुरुष हो या फिर महिला दोनों की चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए। जब कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम को क्लियर कर लेता है उसके बाद आईपीएस पद के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें यदि कैंडिडेट पहली बार में चेस्ट एक्सप्रेशन न कर पाने के चलते बाहर हो जाता है तो उसे अपील करने का मौका मिलता है। अपील के बाद दोबारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। अब आईपीएस की ट्रेनिंग की बात करते हैं। आईपीएस पद पर सिलेक्शन होने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। इसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। कोर्स आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर के लिए एक कॉमन कोर्स है जिसे सभी को करना होता है। इसके बाद आईपीएस को 11 महीने की ट्रेनिंग के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग आईपीएस को इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद आईपीएस के काम बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं तथा पदों की भर्ती से संबंधित सभी जिम्मेदारियां आयोग के पास है। ऐसी किसी भी मामले में योग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य है। अब आपको संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आईपीएस ऑफिसर के काम बताते हैं। इसमें आईपीएस ऑफिसर को संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजन कराना होता है, साक्षरात्मक चयन द्वारा सीधी भर्ती कराना होता है, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों की भर्ती के लिए नियम तैयार करना तथा उसमें संशोधन करना होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेरित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना होता है। विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले प्रोन्नति आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति कराना होता है। अब इसके बाद यूपीएससी के तहत आने वाले पदों की बात करते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस आदि पदों की भर्ती के लिए किया जाता है। आईपीएस से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।